जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज उसी सीरीज़ में अपना साइंस का डे नंबर 14 है, यानी कि 14वां दिन है, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, एक सेकंड ज़रा पेन सेलेक्ट कर लूँ मैं। आज का जो ये अपना टॉपिक होने वाला है वो हीट चैप्टर होने वाला है, यानी कि उष्मा की बात करेंगे। ठीक है ना। 14th वाले में क्या पढ़ेंगे हम लोग? उष्मा पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने 13 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। हर एक लेक्चर में हमने अपने अलग अलग चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। ठीक है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके की टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आपने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जो आज का टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये टॉपिक है आपका हीट का। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि हीट होता क्या है, आखिर उष्मा क्या होती है। देखिए, उष्मा एक तरह की एनर्जी है आपकी। ठीक है। क्या है? एक एनर्जी है, जो एनर्जी का एक फॉर्म होता है, जिससे हमें क्या प्रतीत होता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। क्या प्रतीत होता है कि किसी वस्तु के गर्माहट के बारे में या ठंडाहट के बारे में। ठीक है ना। वस्तु क्या है? गर्म या फिर ठंडा है। ठीक है ना। हॉट एंड कोल्ड। ठीक है ना। तो इसे उष्मा का बस इतना सा काम होता है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडा है। जैसे हम टच कर रहे हैं अपनी बॉडी को, ठंडी है तो ये बता रहा पा रहा है, या गर्म है वो बता पा रहा है। तो ये सिंपल से इसका डिफिनेशन हो जाता है। ठीक है ना। अब एक इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है मेजरिंग टेम्परेचर, कि इसको टेम्परेचर को मेजर कैसे किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। देखिए, अगर हम इसके मेजरमेंट की बात करें और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसको जो मेजर किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है थर्मामीटर। ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर किया जाता है। अब ये जो थर्मामीटर होते हैं ये कितने तरीके के होते हैं, ये अभी तक जो आपको सीटेट के लिए पढ़ना है, 2 तरीके के थर्मामीटर के बारे में पढ़ना है। कितने तरीके के थर्मामीटर होते हैं? आप कहोगे कि 2 तरीके के। पहला जो थर्मामीटर होता है उसका नाम होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या काम करता है? आप देखते होंगे जो डॉक्टर देता है हमें मुंह में लगाने के लिए। ठीक है। उससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। किसका टेम्परेचर? बॉडी का। ठीक है ना। बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है, इसे बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है ना। क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज कितनी होती है? तो ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को मेजर करता है। एक बार फिर से बोलो, क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज कितनी होती है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। ठीक है। अब आ जाते हैं इसके दूसरे टाइप पे। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है लेबोरेटरिकल थर्मामीटर। लेबोरेटरिकल थर्मामीटर जो लैब में इस्तेमाल किया जाता है विभिन्न प्रकार के पदार्थों के या केमिकल्स के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जो इस्तेमाल होता है कहाँ पे? लैब में। उसे हम लोग बोलते हैं लेबोरेटरिकल थर्मामीटर, या फिर लैब की हिंदी जो होती है उसका थर्मामीटर बोलते हैं। ठीक है। अब इसकी रेंज की बात कर लें तो इसका जो रेंज होता है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा टेम्परेचर मेजर का जो डिफरेंस होता है वो होता है लेबोरेटरिकल का। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनता है? इससे आपसे पूछेगा कि क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरिकल थर्मामीटर में किसकी रेंज अधिकतम होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लैब वाले की अधिकतम होती है, इसकी कम होती है। ये 2 बात पता होनी चाहिए। कई बार डायरेक्ट रेंज पूछ लिया जाता है कितने से कितने तक होती है। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इतनी सी बात है, ये बहुत ज़्यादा मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ। अपना सारा कंटेंट एनसीईआरटी का क्लास 6, 7, 8 लेवल जो हमने रखा है क्लास 10th तक रखा है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं जाएगा। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखोगे ना। आप एक बार मेरे से बताओ, क्लिनिकल का टेम्परेचर कितना होता है रेंज? 35 से 42। वेरी गुड। और लैब वाले थर्मामीटर का रेंज कितनी होती है बताइए? -10 डिग्री से 110 डिग्री। वेरी नाइस। ठीक है ना। तो अब मैं आपसे पूछूं कि किसका ज़्यादा होता है तो आप कहोगे कि सर लैब वाले का ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, अभी मैं दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर में। ठीक है। चलो, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इसका, हीट का ट्रांसफर। हीट जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर होती है। अब इसके ट्रांसफर मतलब उष्मा का स्थानांतरण होता है। ये ट्रांसफर होता है 3 तरीके से। कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से। तीनों के नाम आपको पहले पता होना चाहिए। पहला नाम होता है कंडक्शन विधि, जिसको कि हिंदी में चालन माध्यम बोलते हैं, चालन विधि बोलते हैं। ठीक है ना। दूसरा नाम होता है
कन्वेक्शन जिसको कि संवहन बोला जाता है, तीसरा आपका रेडिएशन जिसको कि विकिरण बोला जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या होते हैं इसकी बात कर लेते हैं। देखिए कंडक्शन या चालन की अगर बात करें तो ये ठोस में होता है, सर्वाधिक किसमें होता है, ठोस में। जैसे मान लो आपके पास ये एक ठोस है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ठीक है ना, इस तरह से भरा पड़ा हुआ है। मैंने इसके एक किनारे को गर्म किया, एक किनारे को क्या किया, हीट किया, तो आप देखते होंगे थोड़ी देर के बाद इधर वाला सिरा भी गर्म हो जाता है। जैसे मान लो अगर मैं लोहे की चम्मच लिया होता, जैसे ये पेन है, यहाँ पे हमने मेटल की पेन है, यहाँ पे गर्म करना शुरू किया, थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि ये वाला सिरा भी अपने आप गर्म हो जाता है। इसका मतलब ऊष्मा यहाँ से चल करके यहाँ आई है। तो देखिए चालन विधि में ऊष्मा कैसे जाती है, एक जब पार्टिकल गर्म हो जाता है तो ये अपने सटे हुए पार्टिकल को ऊष्मा स्थानांतरित कर देता है, फिर जब ये गर्म हो जाता है तो ये और बगल वाले को, इस तरीके से ये ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं एक से दूसरे किनारे तक। ठीक है ना, तो इसमें हमें माध्यम की जरूरत होती है, किसकी नीड होती है, माध्यम की जरूरत होती है। तो ये जो विधि होती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर की, इसी को बोला जाता है कंडक्शन विधि या फिर चालन विधि बोलते हैं। ठीक है, तो किस में होता है, ठोस में होता है। वेरी नाइस, समझ गए। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ठोस में कौन सा होता है, माध्यम की जरूरत होती है कि नहीं होती है, तो बिल्कुल इसमें माध्यम की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, अच्छा अब हम आ जाते हैं कन्वेक्शन मेथड जिसको कि संवहन विधि बोलते हैं। ये ज़्यादातर आपका इस्तेमाल होता है किसमें, द्रव और गैस में। किसमें इस्तेमाल होता है कन्वेक्शन, द्रव और गैसेज में। ठीक है ना, देखिए इसमें ये कैसे होता है, जैसे ये मान लो आपके पास एक बाउल है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, इसमें पानी भरा हुआ है। अब क्या होता है, आपने इसमें नीचे से हीट देना शुरू किया, नीचे से गर्म करना शुरू किया। सबसे पहले नीचे के जो पार्टिकल हुए ये गर्म हो गए। अब जब ये गर्म हो जाते हैं ना, गर्म चीज़ क्या होती है, हल्की हो जाती है। अगर हवा गर्म होती है तो भी वो हल्की हो जाती है। कोई भी गर्म चीज़ हल्की होकर के कहाँ जाती है, ऊपर उठती है। ठीक है ना, तो अब क्या होता है, ये पार्टिकल गर्म हो गया तो ये खुद चला गया ऊपर, यहाँ आ गया। अब यहाँ खाली जगह हुआ तो ये ठंडे वाले पार्टिकल इसकी जगह ले लेंगे। ठीक है ना, बार बार इस तरह से गर्म होकर ऊपर जाते हैं। इसमें डायरेक्ट पार्टिकल ही गर्म होकर के ऊपर जा रहा है। इसमें क्या हो रहा था, हीट ट्रांसफर हो रही थी। यहाँ पे हीट को ये वाला पार्टिकल खुद लेके यहाँ जा रहा है, दूसरा वाला गर्म होने के लिए आ गया, फिर ये इसकी जगह ये ले लिया, फिर इस तरह से चलता है। ठीक है ना, यही माध्यम चलता है गैसों में भी। ठीक है, तो ये संवहन मेथड में क्या होता है आप समझ गए। सबसे पूछता है किस में इस्तेमाल होता है, तो आप बता देना कि द्रव और गैसेज में होता है। ठीक है ना, अच्छा मुझे बताओ क्या इसमें माध्यम की जरूरत है, बिल्कुल है, माध्यम जरूरी है, वाटर जरूरी है ना। तो इस तरह से पार्टिकल खुद ऊष्मा लेकर के चला जाता है ऊपर, दूसरा उसकी जगह लेने आ जाता है, इस तरह से चलता है कन्वेक्शन। इसी को बोला जाता है संवहन। समझ गए, याद हो गया ना, वेरी नाइस, समझदार लोग हो आप। ठीक है, उसके बाद तीसरा मेथड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड आ जाता है रेडिएशन, जिसको कि विकिरण कहते हैं। ठीक है ना, विकिरण क्या होता है, ऐसा ऊष्मा स्थानांतरण की विधि जिसमें माध्यम जरूरी ना हो, माध्यम बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है, उसे बोलते हैं विकिरण। ठीक है ना, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सूरज ऊपर है बहुत दूरी पे, हमारे अर्थ तक गर्मी आ जाती है। इस जो बिना माध्यम नहीं है, जहाँ पे एयर है नहीं भी है, हर जगह से ट्रेवल करके आ जाता है, तो इसी माध्यम को बोला जाता है विकिरण। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस माध्यम में हमें किस चालन विधि, किस विधि में, ऊष्मा स्थानांतरण की विधि में हमें माध्यम की जरूरत नहीं होती है, तो आप बोल देना विकिरण में, यानी कि रेडिएशन में हमें जरूरी नहीं होता है। ठीक है, पूछेगा बल्ब से रोशनी हमारे तक किस माध्यम से आती है, विकिरण से आती है। ठीक है ना, जिसमें कोई चीज़ टच करने की जरूरत ना हो। अच्छा, अब मैं एक फोटोग्राफ दिखाता हूँ जिसमें मैं तीनों माध्यम आपको दिखाता हूँ, कंडक्शन भी यानी कि चालन भी हो, कन्वेक्शन भी हो रहा हो और रेडिएशन भी हो रहा हो। ठीक है, जैसे आप अपने घर के स्टोव में जो गैस सिलेंडर है उसमें पानी भर के एक पतीले में इस तरह से रख लो जिसमें हैंडल लगा हो। ठीक है ना, आप देखते हैं सबसे पहले आपने गर्म किया पतीले को गर्म किया, लेकिन धीरे धीरे आप देखते हैं उसका हैंडल भी गर्म होने लगता है। क्यों, क्योंकि ये मेटल का है, इसमें चालन विधि के द्वारा उसमें यहाँ तक आ जाती है, हम पकड़ते हैं हमारा हाथ भी जलने लगता है, ये विधि हो गई चालन। ठीक है ना, अब इसके अंदर जो पानी है, पानी आप देखते होंगे ये वाला गर्म हुआ, वो खुद जा करके यहाँ सेट हो गया और ये ठंडा वाला यहाँ आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, कन्वेक्शन यानी कि संवहन हो गया। ठीक है ना, ये वहाँ पे कौन सी विधि लग गई, संवहन हो गई। अच्छा, जरा आप जहाँ गैस जल रही है उसके आजू बाजू हाथ करोगे तो यहाँ की एयर भी गर्म हो जाती है, तो ये कैसे हो गई, रेडिएशन यानी कि विकिरण से। ठीक है ना,
तो ये मैंने एक फोटोग्राफ ले लिया जिसमें मैंने आपको दिखा दिया तीनों का तीनों मेथड एक साथ अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो कंडक्शन में माध्यम की जरूरत होती है, सबसे ज़्यादा ये ठोस में होता है, ये बात याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। कन्वेक्शन यानी कि संवहन में भी माध्यम की जरूरत होती है, ये ठोस और द्रव दोनों में होता है, ठोस में और ठोस कह रहा हूँ, द्रव और गैस में, ठीक है ना। लिखने पे ज़्यादा मत जाओ, बातों को सुनो, बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ दूंगा आप लोगों को, ठीक है। रेडिएशन में माध्यम की जरूरत नहीं होती। तो तीनों मेथड आपको समझ आ गया, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ चलते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछता है आपसे सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज से, ठीक है ना। थोड़ा सा वॉइस में डिस्टर्बेंस होगा, मैं अपने होम टाउन आया हुआ हूँ 1-2 दिन के लिए, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। 1-2 वीडियो के बाद ये सही हो जाएगी, जैसे मैं पहुँच जाऊँगा दिल्ली, तो ठीक है ना, ये चीज़ है। अब देखिए सी ब्रिज क्या होता है, और जिसको कि हिंदी में समुद्री समीर यानी कि समुद्री हवा, और लैंड ब्रिज यानी कि स्थली समीर, जमीनी हवा बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये होता क्या है इसको समझ लो, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो याद रखो कि जो समुद्री हवा होती है, समुद्री समीर होता है, लैंड ब्रिज होता है, सॉरी सी ब्रिज होता है, ये दिन के समय होता है। कब होता है? दिन। और थल समीर जो बहती है रात में। ये क्वेश्चन बने हुए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये दिन में ये रात में। अब होता कैसे है वो बताता हूँ। आप देखते होंगे समुद्र के किनारे ये रेत पड़ी होती है, ठीक है ना। दिन के समय अधिक गर्मी की वजह से ये रेत जो होती है गर्म हो जाती है। रेत क्या होती है? गर्म हो जाती है। जब रेत गर्म हो जाती है तो इसके आसपास की हवा भी गर्म हो जाती है, ठीक है ना। जब हवा गर्म होती है तो उठ करके ऊपर चली जाती है, उठ करके हल्की हो जाती है, हवा गर्म होकर तो ऊपर चली जाती है। तो यहाँ का जगह जो है खाली हो जाती है, ठीक है ना। जब यहाँ जगह खाली हो जाती है तब ये जो समुद्र के पास हवाएं चल रही होती हैं, ये इस खाली जगह को भरने के लिए आ जाती हैं चल चल के, ठीक है ना। कहाँ से चल के आ रही हैं? समुद्र से चल करके आ रही हैं स्थल की जगह भरने के लिए, इसीलिए इसे समुद्री समीर यानी कि सी ब्रिज बोलते हैं। समझ गए? क्यों दिन में होता है? समझ गए? क्योंकि जो रेत होती है दिन में गर्म हो जाती है, वहाँ खाली जगह बनता है, समुद्र से हवाएं आके उसको भर देती हैं। तो ये हो गया आपका समुद्री ब्रिज, ठीक है, समझ गए। अब आ जाओ स्थल समीर या थल समीर जिसको बोलते हैं, लैंड ब्रिज जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये रात में होता है। रात में कैसे होता है? रात में आप देखोगे ना स्थल ठंडा हो जाता है, जो यहाँ पे जो रेत पड़ी होती है ना ये ठंडी हो जाती है, लेकिन समुद्र इसकी अपेक्षा गर्म होता है। तो जब ये गर्म हो जाएगा, समुद्र की गर्म होगा, तो इसकी हवाएं गर्म होकर के ऊपर चली जाती है, हल्की हो जाती है, ऊपर चली जाती है। अब यहाँ पे खाली जगह बच जाता है, तो इस खाली जगह को भरने के लिए जो यहाँ की ठंडी हवाएं थी, किसकी? स्थल की, वो चली जाती हैं इसकी जगह लेने के लिए। तो कहाँ से कहाँ जा रही हैं? स्थल से जा रही हैं समीर ना, तो इसको थल समीर बोलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि थल समीर दिन में होती है या रात में होती है, आप बोलोगे रात में होती है, ठीक है ना। और लैंड ब्रिज कब होती है, यानी कि सी ब्रिज कब होती है, यानी कि समुद्री समीर कब होती है, तो आप बोलोगे दिन में होती है, ठीक है ना। कथन और कारक में क्वेश्चन पूछेंगे, मैं वो सब कुछ कराऊंगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, अब एक देखो, इस यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये रिलेशन पूछा जाता है आपसे, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। सी फॉर सेंटीग्रेड होता है, एफ से फॉरेनहाइट, ये र्यूमर्स को दर्शाता है, ये केल्विन को। र्यूमर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो आप इसको इग्नोर भी मार सकते हैं। आपको ये रिलेशन जरूर पता होना चाहिए, C/5 इज इक्वल टू F-32/9 बराबर K-273/5, ठीक है ना। ये रिलेशन आपसे पूछा जाता है। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो पूछता है आपसे C/5 इक्वल टू K-273/5, 5 से 5 कट जाता है, तो C इज इक्वल टू K माइनस, फोटो यहाँ आ जाओ, C इज इक्वल टू K-273 आ जाता है आपका, ठीक है ना, 273 आ जाता है, ये आ जाता है। तो केल्विन और सेंटीग्रेड में रिलेशन पूछता है, C इक्वल टू K-273। इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है, कई बार तुलना किया जाता है क्वथनांक और गलनांक में, वाटर के क्वथनांक और गलनांक पे, ठीक है ना। जैसे आपसे पूछ लेगा कि पानी है, बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपसे पूछेगा केल्विन में कितने पे होगा, तो यहाँ पे आप वैल्यू रख देना। सेंटीग्रेड में केल्विन अगर आपको निकालना है तो 273 जोड़ देना, तो 373 पे होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। कौन सा फार्मूला है मैं एक बार दिखा देता हूँ फिर से आपको। C/5 बराबर F-32 बराबर R/4, याद करना चाहो तो कर लो, बराबर K-273/5, ये आपको याद रखना है। तो अब हम आप चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ।
ये लास्ट है क्या? एक सेकंड रुक जाइए ज़रा, आई थिंक क्वेश्चन लगाया नहीं सर ने, बस एक सेकंड का टाइम दीजिए। अच्छा ये लास्ट पे स्लाइड है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन नहीं लगा हुआ है, सॉरी फॉर दैट, मुझे लगा क्वेश्चन लगा हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, हिट का एक नेक्स्ट पार्ट ले आऊंगा जिसमें केवल और केवल क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीख लिया बहुत अच्छी तरीके से। अब इस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेना, फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल की ही वीडियो में लेके आ जाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। कोशिश करूंगा कि कल ही मैं इसके सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर दूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होनी चाहिए बस। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके एक दो दोस्त को तो जरूर जोड़ लेना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।